हेलो एंड वेलकम टू प्रतिभा इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है वॉइस के ऊपर। आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर जनरल एग्जाम्स होते हैं, सारे ही एग्जाम्स में वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, कई बार पैसिव से एक्टिव बनाना होता है, या फिर कई बार वॉइस बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपको जो है एमसीक्यू में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। बहुत तरह से क्वेश्चन का टाइप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इसका नियम है सीखने का वो नहीं बदलेगा। तो आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं हम लोग वॉइस। आप करना क्या है आपको कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारा वीडियो देखते रहिए। और आपने न जाने इसके पहले कई बार वॉइस पढ़ी होगी, किताब से पढ़ी होगी या फिर कहीं और किसी टीचर के माध्यम से पढ़ी होगी, और आज मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूँ। आप दोनों में एक बार कंपेयर करके देखिए कि दोनों में आपको किससे ज़्यादा जो है समझ में आता है, कौन आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने हेडिंग दिया है वॉइस। वॉइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जी हाँ, काइंड्स ऑफ वॉइस की बात करें तो दो ही होता है, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। अब कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्तृवाच्य, और पैसिव की अगर बात करें तो उसका हिंदी होता है कर्मवाच्य। मैं आपको इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर शुरू करें थोड़ा सा वॉइस के बारे में कुछ चीजें आपको समझाता हूँ कि जितने भी चीज अभी तक हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है वो सारा दरअसल हमने एक्टिव में पढ़ा है। अब हमको उसको पैसिव में बनाना सीखना पड़ेगा। तो टेंस की जानकारी अगर वो अच्छी जानकारी हो तो वॉइस समझ में आता है। टेंस की अगर पूरी जानकारी नहीं हो तो वॉइस बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अगर वॉइस पढ़ रहे हैं तो आप एक बार टेंस का रिवीजन जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज के क्लास हम लोग। देखिए एक्टिव पैसिव की तो हम लोग बात कर ली, इसको शॉर्टकट में हम लोग एवी के नाम से बुलाते हैं और पैसिव को पीवी के नाम से बुलाते हैं। अब मैं इसका कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव या फिर कैसे पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे, पहले आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फिर इसमें जो रूल्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, न सिर्फ बताऊंगा आपको लिखा भी दूंगा ताकि आपको वो आगे फ्यूचर में आपके काम आ सके। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि राम इट्स मैंगो। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग वॉइस को समझने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो या किसी भी सेंटेंस का हो। जो इसके रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के या फिर पैसिव से एक्टिव बनाने के, वो मैं आपको बेसिक रूल्स समझाने वाला हूँ। देखिए किसी भी सेंटेंस के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। और इस तीनों की आवश्यकता पड़ती है आपको वॉइस में। इस तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं रहे तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो करना क्या है, ये क्वेश्चन जो है दरअसल एक्टिव में है। अब आती है बारी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है और कब पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पैसिव में है। इसका बहुत आसान सा ट्रिक है। आप याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में काम सब्जेक्ट के द्वारा हो वो एक्टिव होगा, जिसमें सब्जेक्ट द्वारा काम नहीं हो उसमें पैसिव हो जाएगा। जहां पर सब्जेक्ट द्वारा होता है वो सेंटेंस एक्टिव में आएगा। ये क्वेश्चन है कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो राम खाने वाला व्यक्ति है, राम करता है, राम डोर है, ये सेंटेंस एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमको एक मैथ का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। एक मैथ का फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैथ का जो फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा गुणा हम लोग करते हैं। ये सेम चीज आपको यहाँ पर करना है। मैं आपको एक बहुत शानदार टेक्निक के माध्यम से समझा रहा हूँ, सारे रूल्स भी बताऊंगा आपको। देखिए इस सेंटेंस में हमारा राम सब्जेक्ट है, ये इट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। और हमने कहा कि पैसिव बनाने के लिए आपको जो बिगिनर्स है या फिर वॉइस सीख रहे हैं उनसे कैसे बनाए कि गलती नहीं हो, उसका तरीका क्या है कि तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो मैंगो है इसको ले आके शुरू में लिख देंगे, यहाँ पर ये हमारा मैंगो हो जाएगा। और ये जो राम है इसको सबसे लास्ट में कर देंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा।
तो देखिए पहला काम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के शुरू में रख देंगे और जो शुरू का सब्जेक्ट है उसको उठा करके लास्ट में रख देंगे। और मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सेंटेंस में जो इंग्लिश का सेंटेंस हमारा होता है उसका फॉर्म क्या होता है, एस भी और ओ के फॉर्म में कोई भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है यानी कि ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये लास्ट में जा रहा है तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब करना क्या है कि जैसे ही ये राम यहाँ पर आएगा अपने साथ ये बाय लेकर के आएगा, ये राम अकेला नहीं जाएगा, आपको हमेशा याद है। किसी भी एक्टिव का सब्जेक्ट जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ में क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। अब यहाँ पर दो रूल तैयार आपका हो गया। ये देखिए ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का था और अभी हम लोग पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल्स क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे लिखूंगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उम्मीद है कि ये दो रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा अपने साथ क्या लेकर के आएगा, ये बाय लेकर। सेकंड रूल हो गया। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब का कोई भी रूप हो, वर्ब के रूप की बात करें तो वर्ब के कुल 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब का कोई भी रूप रहे, पैसिव में केवल और केवल V3 लगता है, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो अर्थात ये जो ये V5 है नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, V3 बन जाएगा। ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखिए जितने भी टेंस में हैं, 12 टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है सिवाय 2 टेंस के, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। आप ध्यान रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इस दोनों टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और पैसिव का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी है। जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बाद निश्चित रूप से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चूंकि बाकी सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिए होते हैं तो उसमें से आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। इस दोनों टेंस में क्या करना है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम में से कोई एक लगाना है और सिंपल पास्ट में वाज या वेयर में से कोई एक लगाना है। ये लगेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि ये V5 है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, आर, एम में से। अब देखिए मैंगो सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। और हमने कहा कि V3 लगेगा तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। अर्थात हमारा जवाब बन गया मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब आते हैं कि क्या बदलाव होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, क्या उसका मीनिंग बदल जाता है, क्या उसका सेंस बदल जाता है, क्या क्या बदलता है। तो आप याद रखिए कि एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस में जो सेंस, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नहीं बदलता। कहने का तरीका जरूर बदल जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। अब हम कहते हैं ऊपर वाले सेंटेंस का हिंदी होगा कि राम आम खाता है। आम है जिसको कौन खा रहा है, राम खा रहा है। ये कहता है कि ए मैंगो इज ईटन बाय राम। आम किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों ही सेंटेंस में जो सेंस है नहीं बदला। पहले वाले सेंटेंस में भी राम ही आम खा रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी राम ही आम खा रहा है। बदला क्या, कहने का तरीका। राम खाता है और राम के द्वारा खाया जाता है। अब आपको करना क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वॉइस हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पैसिव में आता है तो वो नहीं बन पाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिनको पैसिव पे पूरा कमांड होता है
नहीं, यूँ कहें कि जिसको वॉइस पे पूरा कमांड होता है, वही हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है पैसिव उसको बना पाएंगे। हम लोग पूरे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते हैं इसको, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसके बाद में मैं आपको कुछ रूल समझाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल रूल्स की, या फिर कहें कि वैसा रूल्स जिससे हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकें, उस रूल की बात करते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपको समझाया उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप करेंगे क्या कि एक बार पहले सारे रूल्स को देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट रूल्स है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एवी का मतलब यहाँ पर हुआ एक्टिव वॉइस, इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ एवी चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट इन पीवी। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया भी था, यहाँ पे था ये राम इट्स ए मैंगो, इसको हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और ये बन गया था हमारा ये मैंगो इज ईटेन बाय राम। ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, इट्स वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंगो सब्जेक्ट है, ईटेन वर्ब है और राम ऑब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट रूल हम आपको बता रहे हैं वो कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ एवी, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट इन पीवी, पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमेशा इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय, इसमें हमेशा हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल ये है, कहता है कि इन पीवी यानी कि इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो V3 इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस हमेशा, चाहे यहाँ पर एक्टिव का कोई भी फॉर्म रहे, ये V1 V2 V3 V4 V5 एक्टिव वॉइस में किसी भी वर्ब का फॉर्मेट पैसिव हमेशा वो चेंज होकर के V3 होता है। चौथा रूल ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इन पीवी यानी कि पैसिव वॉइस आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ये हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू द टेंस या सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में चाहिए ही चाहिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर लगाएंगे, सिंपल पास्ट में वाज वेयर लगाएंगे, क्योंकि यही दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वैसा टेंस जिसके वर्ब में आईएनजी लगा हो, उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस चीज को याद रखिए। तो जब भी आप पैसिव बना रहे हो और किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो करना क्या है, सब कुछ जो तरीका हम जैसे फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करेंगे। उसमें आपको अलग से बिंग लगाना है और मैं आपको बताता हूँ कि बिंग लगता क्यों है। देखिए, ये जो मान ले कि एक्टिव में हमारा अगर वर्ब रहे राइटिंग, इसका पैसिव बनाना है, तो ये जो आईएनजी है समझिए, इसके लिए हम कौन सा वर्ब फॉर्म लगा देंगे, बिंग लगा देंगे। ये आईएनजी हटा करके बिंग वर्ब लगा देंगे। और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं रूल नंबर 3 में कि पैसिव में V3 यूज होता है, तो राइट का V3 रिटेन हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें कि राइटिंग का पैसिव बनाने की, तो उसका हो जाएगा बिंग रिटेन। हम कहें टीचिंग का पैसिव बनाने की, तो आप बनाइए कि इसका पैसिव क्या बन जाएगा। तो टीचिंग आईएनजी के लिए क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, बिंग टॉट। बात करें हम लोग प्लेइंग की, प्लेइंग का भी पैसिव बना, कैसे बनेगा, बिंग प्लेट। कटिंग, बिंग कट। कहीं पे भी किसी सेंटेंस में अगर आईएनजी लगा होता है वर्ब में, तो उसके लिए आपको अलग से बिंग लगाना है, और वो भी V3 के पहले लगाना है।
अब आती है बारी रोल नंबर 6 की। कहता है कि अगर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जब किसी टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो तो उसको हम लोग परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बीन है और ये बीइंग है, दोनों में डिफरेंस है। ऐसा ना हो कि आप बीइंग की जगह होता भी, अक्सर बच्चे जहाँ पे बीइंग लगने वाला होता है वहाँ बीन लगा देते हैं और जहाँ बीन लगने वाला होता है वहाँ पर बीइंग लगा देते हैं। ये दोनों वर्ड जो है ये ईरानी वर्ड जैसा दिखता है लेकिन अलग अलग है। आपको करना क्या है कि अगर जैसे एक्टिव में रिटन दिया हो, इसका पैसिव होना हो, क्या करेंगे, रिटन के पहले बीन लगा देंगे, बीन रिटन। उसी तरह से अगर क्वेश्चन है सीन, सीन, सीन का पैसिव कैसे बनाएंगे, सीन के पहले क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। चाहे वो प्रेजेंट में सीन आए, पास्ट में या फ्यूचर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए अगर एक्टिव में हो बॉट और V3 के फॉर्म में यूज हुआ हो, पैसिव उसका क्या हो जाएगा, बीन बॉट। ये थे रूल नंबर 6 तक। कुछ और रूल्स हैं जो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये बात करते हैं हम लोग अगले रूल्स की। देखिए रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ एवी इज वेग, वेग का मतलब होता है क्लियरली नॉट मेंशन, या उसको कहते हैं हम लोग अस्पष्ट, इट डजंट बिकम द ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वेग सब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसा कि रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वेग हो, अस्पष्ट, धुंधला, या फिर यूं कहें कि उसके बारे में क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो वैसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। अब जैसे एग्जांपल आए, कोई कहे कि समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। समवन का मतलब होता है कोई। अब कोई आपका इंतजार कर रहा है तो क्या कोई के बारे में विशेष कोई जानकारी है हमारे पास? नहीं। ये कोई कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो समवन कभी भी पैसिव में कैरी हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, बनाएंगे इसका कि आप जैसे कहें कि समवन इज बीटिंग योर ब्रदर, बना दें कि योर ब्रदर इज बीइंग बीटन बाय समवन। कभी भी पैसिव में, या फिर यूं कहें कि कभी भी बाय समवन, बाय समबडी, बाय पीपल, बाय एनीबडी, बाय एवरीबडी कभी नहीं। ये एक्टिव में तो आ सकता है, सब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन पैसिव में ये कभी भी नहीं आएगा और इसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मैं आपको जितना रूल्स पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वॉइस पढ़ने के पहले आप सारे रूल्स को एक बार अच्छे से याद कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन इसका बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको कहूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ फलाने रूल्स में समझाया है, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाए कि नहीं सर ने ऐसा बताया था। बिना रूल्स के आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। अब वही कहता है कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल हमारा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज इन नॉमिनेटिव केस, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है तो क्या करेंगे उसको, इट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिव केस। पैसिव में जब उसको लाएंगे तो किस केस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और मैं जानता हूं कि आपको केस याद होगा। 3 तरह के बेसिकली केस होते हैं, एक होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पोसेसिव। तो 2 केस तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई देखिए नॉमिनेटिव केस है, मीन्स का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अर्थात अगर एक्टिव वॉइस में ये आई रहेगा तो पैसिव में आकर क्या बदल जाएगा, मी बन जाएगा। और वैसे भी नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। ये सारे सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। तो करना क्या है, आपको केस याद कर लेना है। ये सारे केस है, हो सकता है कि आपको याद हो, नहीं हो तो आप इसको नोट डाउन करके याद करेंगे। अब हम लोग यहाँ से आते हैं मेन की वॉइस पढ़ना शुरू करेंगे। और कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, टेंस वाइज, जितने टेंस है पहले उस टेंस में पढ़ेंगे, फिर बाकी के जो अदर सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे।
लेकिन हाँ याद रखिएगा ये रूल्स यहाँ तक है, मैं आपको 8 रूल्स समझा रहा हूँ, ये 8 रूल्स आपको हर हाल में याद कर लेना है। तो आइए आज हम लोग अब चेंज करते हैं। अब हम लोग यहाँ से वॉइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साधारण बहुत छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं वॉइस। पहला टेंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पहले हम लोग वॉइस सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा है कि सीता राइट्स अ लेटर। अब कहता है कि आप इसका पैसिव बनाएं। तो करना क्या है, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाना है। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हम पैसिव लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे पहले अ लेटर। अ लेटर जैसे ही लिखिए, अब उसके बाद में हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज आर एम लगता है। अब देखेंगे कि ये जो लेटर है सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज आ जाएगा। सेकंड थर्ड में हम लगाएंगे वर्ब 3। ये देखिए V5 है, राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और सीता सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा करके क्या लिख देंगे, बाई सीता बन जाएगा। अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा सीता पत्र लिखती है, इसका मीनिंग होगा पत्र सीता के द्वारा लिखा जाता है। ये तो आसान सा बन जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट देता हूं कि अगर इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आए तो उसको कैसे बनाएं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि मोहन गिव्स हिम ए पेन। अब कहता है कि आप इसका पैसिव, मोहन गिव्स हिम अ पेन। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है क्योंकि इसमें क्या लगा है, V5 लगा है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुनेंगे। देखिए जब भी आपको पैसिव बनाना हो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुन ले, इसके बाद ही बना, वरना आपसे गलती हो सकती है। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, वर्ब क्या है, गिव्स है। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो समझिए कि वॉइस का 30% काम आसानी से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो हिम है और एक है पेन, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को बैक में टेंस में थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से आपको समझाना पड़ेगा। कि मैंने टेंस पढ़ाते समय आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म बोलते हैं, और कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। वर्ब का असर जिस पर हो वो ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में वर्ब गिव्स है, देना है, और देने का असर किस चीज पे हो रहा है, एक तो हिम पे हो रहा है, किसको दे रहा है, उसे दे रहा है, और क्या दे रहा है, पेन दे रहा है। तो देने का असर दोनों चीज पे पड़ रहा है, उस पे भी पड़ रहा है और पेन पे भी पड़ रहा है। इसलिए इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आती है बारी की कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप सोचिए कि देने का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पेन पे पड़ रहा है कि उस पे पड़ रहा है। तो डायरेक्ट प्रभाव को आप ऐसे समझिए कि पहले कौन उठाता है, पहले किसको टच करता है, कलम को टच करता है कि उसको टच करता है। पहले कलम उठाया तो कलम पे ही डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस पे लफड़ा आ गया कि दो ऑब्जेक्ट है तो किसको सब्जेक्ट बनाएं, और नियम हमने पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो इन दोनों में झगड़ा नहीं होगा, दोनों में से आप चाहे किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। हिम भी सब्जेक्ट बन सकता है या फिर पेन भी सब्जेक्ट बन सकता है। मैं दोनों से आपको बना के दिखाता हूँ। अगर बात करें हम हिम की, तो ये हिम जैसे यहाँ पर आएगा ये आकर के यहाँ पर ही हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक्टिव रहा और पैसिव बनाने जा रहे हैं हम। ये हिम जैसे यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही क्यों होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पर आ रहा है। ये हमारा लिखेंगे ही। अब ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम से क्या लगाएंगे, इज हो जाएगा। वर्ब 3 लगाएंगे, गिव का वर्ब 3 क्या हो गया, गिवन हो गया। अब उसके बाद में ये बाकी ऑब्जेक्ट लिख देंगे पेन, और तब क्या बच गया, मोहन लिख देंगे बाई मोहन। ये रहा आपका पहला जवाब, ही इज गिवन अ पेन बाई मोहन।
इसका मीनिंग हुआ कि उसको मोहन के द्वारा एक कलम दिया जाता है। अब आती है बारी एक पेन से अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। पहली बात है कि यहाँ पर ये पेन सब्जेक्ट बनेगा और इसके हिसाब से फिर से हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा। क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। फिर आती है बारी वर्ब की, वर्ब 3 वही हो जाएगा, गिवन हो जाएगा और पेन इज गिवन। अब आती है बारी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको, इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये कहीं पे भी, ये सब जगह के लिए नियम लागू होता है कि वैसा सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझिएगा, वैसा सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होता है और आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो वो हमेशा उसके पहले टू लगाना होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसा सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ टू लेके आएगा, चाहे ये कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हो। तो हिम टू लिखेंगे तो हिम के पहले क्या लगाएंगे? टू लिखेंगे, टू हिम। और पेन इज गिवन टू हिम, बच गया मोहन, क्या लिखेंगे? बाई मोहन। और पेन इज गिवन टू हिम बाई मोहन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक कलम उसको मोहन के द्वारा दिया जाता है, एक कलम उसको मोहन के द्वारा दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा तो आप दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके को बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, यानी कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं फिर बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। मर्जी आपकी, आप जैसे बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। तो वॉइस में भी बहुत सारा चीज़ सीखना है और आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में वॉइस की बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा और ये आपके काम की है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये काम की है तो करें, वरना कोई बात नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।